अब कमेंट में बहुत ही कमेंट आता है। आ जाइए पहला क्वेश्चन। पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत? 2.5। बाद बाकी पानी तो खारा है ना जी, वो पीने लायक है नहीं है। 2.5% मात्र। आगे है, जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है? जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है? पहला, कल कारखानाओं के अवशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशय में ना गिराए। अगर आप कल कारखाना का जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो गंदा पदार्थ है, वो अगर आप नदी में नहीं गिराइएगा तो इससे तो जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये तो जल प्रदूषण के रोकने के उपाय हो गए। कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में ना गिरा, इससे तो जल प्रदूषण को रोका ही जा सकता है। तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए। अगर मान लिया जाए कि तालाब में आप कीटनाशक दवा छिड़क रहे हैं, नीचे में लगता है हल्ला कर रहा है जी। नीचे में काहे हल्ला कर रहा है? देखिए वो थोड़ा सा है। कहाँ है आप लोग? स्टाफ सब कहाँ गया जी? बताइए, अभी तक भी लोग ड्यूज क्लियर नहीं किया है। बहुत लोग है जो ड्यूज क्लियर नहीं किया है, तो अब तो कम से कम कर लेना चाहिए। अरे देखिए नीचे में काहे हल्ला कर रहा है सब? अरे कहाँ है स्टाफ? कहाँ है? जाकर के देखो ना जी, तुमको दिमाग ना है? वहां पर बैठा हुआ है। अरे नीचे में हल्ला कर रहा है नहीं ना, और ऊपर में काम हो रहा है। हमको लगा नीचे में हल्ला कर रहा है सब। चलिए, कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में ना गिराए जाए। अगर ना गिराइएगा तो इससे तो जल प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए। अगर छिड़किएगा तालाब में, पानी में, तो स्वाभाविक सी बात है वो जल प्रदूषण को बढ़ावा ना देगा जी। तो सड़ी गली वस्तुएं तालाबों में ना फेंकी जाए। अगर ना फेंकिएगा वो तो जल प्रदूषण को बढ़ावा देगा, संरक्षण देगा। तो जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है? तो तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए। समझ गए? दो का आंसर क्या हो जाएगा? सी। केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? वहां खेती नहीं की जाती है। खेती तो की ही जाती है। वहां लोग मुख्यतः मछली पकड़ते हैं। वहां के लोगों के द्वारा मछली पकड़ा जाता है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कृषि कार्य नहीं करते, कृषि कार्य भी करते हैं। वहां करीब सालों भर वर्षा हुआ करती है। वहां उद्योगों का विकास हुआ है। देखिए, केरल में सिंचाई की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि लगभग सालों भर जो है वर्षा होता है। वहां करीब सालों भर वर्षा होता है, इसलिए जो है आपको केरल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? भूमिगत जल का उपयोग, देखिए भूमिगत जल का उपयोग हम लोग किस किस रूप में करते हैं? भूमिगत जल यानी भूमि के भीतर जो जल है, यानी सब जल तो भूमि के भीतरे है जी। समझ गए कि ना है जी? जैसे मान लिया जाए कि आप नलकूप लगा करके जो है पानी निकालते हैं तो भूमिगत जल ही ना निकालते हैं, भूमिगत जल निकालते हैं। फिर जो है बोरिंग लगा करके अंदर से पानी निकालते हैं, वो भी भूमिगत जल ही है। जैसे कि आप लॉज में रहते हैं तो लॉज में बोरिंग लगा हुआ होगा और बोरिंग चला दिया जाता है तो पानी जो है आ जाता है, तो वही सब तो भूमिगत जल है। तो भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक होता है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में। भूमिगत जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है उत्तर भारत में। कहां? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में। भाखरा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है। कौन नदी पर? सतलज नदी पर बना है। चलिए, संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना है?
संसार में सबसे लंबा बांध बना है महानदी पर। कहां पर? महानदी पर। और महानदी पर जो संसार का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध है। कौन है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है, समझ गए? हीराकुंड बांध है। और जो हीराकुंड बांध है इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। 25.8 किलोमीटर, लगभग 26 किलोमीटर के आसपास जो है इस बांध की लंबाई है। किस नदी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण की सुविधाएं मिली है? चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना। और चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और इससे सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण की सुविधाएं मिली है। आगे नागार्जुन सागर परियोजना है, आप सब लोग जानते होंगे। कौन नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड महानदी पर है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा परियोजना। ऐसे ओवरऑल भारत के संदर्भ में आप देखेंगे तो ओवरऑल पूरे भारत के संदर्भ में जो है सबसे बड़ी परियोजना है भाखड़ा। भाखड़ा नांगल परियोजना। ओवरऑल पूरे भारत के संदर्भ में सबसे बड़ी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना। और दक्षिण भारत के संदर्भ में जो सबसे बड़ी परियोजना है वह तुंगभद्रा परियोजना है। कौन परियोजना है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा परियोजना है। और जो तुंगभद्रा परियोजना है यह तुंगभद्रा नदी पर है और यह जो है मूलतः आंध्र प्रदेश में है। मूलतः आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। लेकिन अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। तो याद रख लीजिएगा। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन राज्य में है? हो कौन राज्य में है? और कौन है? कौन है? ओवरऑल भारत के संदर्भ में सबसे बड़ी परियोजना कौन है? भाखड़ा नांगल। कौन है? भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल। भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा जल। भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा जल। वर्षा जल। भारत के किस भाग में झीलों और तालाबों का उपयोग अधिक होता है? झील और तालाब का उपयोग जो है असम में, पश्चिम बंगाल में, उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में। समझ गए? सी दिया है उसको काट करके डी कर लीजिए। ठीक है। दक्षिणी भारत में। आपको नहीं पता है कि जो है तालाब से दक्षिणी भारत में ज्यादा सिंचाई सब होता है जी? दक्षिण भारत होगा। किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? कौन नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, कावेरी। गंगा। 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 सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है? बताइए। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि अगर आप इसको बिहार मान लीजिए, ठीक है, और इधर जो है आपको विश्व मानचित्र पर आएंगे तो झारखंड है यहाँ पर, इधर आपको मध्य प्रदेश है, इधर आपको उत्तर प्रदेश है। तो ये बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। सोन नदी आप सब लोग जानते हैं कौन राज्य से निकलती है? सोन नदी कहां से निकलती है? सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से और अपने उद्गम से इस दिशा में बहती है। इस दिशा में बहती है और इस प्रकार से जो है बिहार में प्रवेश करती है। तो अब देखिएगा, जैसे बिहार है तो बिहार का ये उत्तरी भाग है, बिहार का ये दक्षिणी भाग है,
दक्षिणी भाग है, और बिहार का ये पूर्वी भाग है, बिहार का ये पूर्वी भाग है, और इधर बिहार का पश्चिमी भाग है, बिहार का पश्चिमी भाग है, बिहार का पश्चिमी भाग है। तो बिहार में इस एरिया में बहती है सोन नदी, और सोन नदी गंगा से आकर कहाँ मिलती है जी? दानापुर में नदी। घाघरा गंगा में कहां से मिलती है? छपरा। कहां मिलती है? और गंडक कहां मिलती है? सोनपुर। गंडक कहां मिलती है? सोनपुर। ये सब याद रखिए, ठीक है। तो ये जो बिहार है, बिहार का ये दक्षिणी और पश्चिमी भाग है। तो सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग ना, दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? देखिए, इसमें दो परियोजना राजस्थान से रिलेटेड है, एगो चंबल और एगो इंदिरा गांधी नहर। आंसर तो यही दो में से कोई एक होगा, और इन दो में से जिस परियोजना से राजस्थान को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचता है, ऐसे चंबल परियोजना से भी राजस्थान को लाभ पहुंचता है, लेकिन इन परियोजनाओं में जिस परियोजना से राजस्थान को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचता है वह इंदिरा गांधी नहर है। वह आपको इंदिरा गांधी नहर है, इसलिए जो है इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना माना जाता है। तो आंसर इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर। इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण करना है? कोसी। देखिए, कोसी नदी पर जो बांध सब बनाया गया है, कोसी नदी पर बनाया गया बांध सब जो है बाढ़ नियंत्रण को लेकर ही जो है बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी। विश्व के कुल जल का कितना महासागरों में पाया जाता है? 96.5%। लगभग में 97% भी आप कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे 96.5%। 96.5%। और ये जो डाटा है ये पुराना डाटा है, नया डाटा जो है ये परिवर्तित हो जाएगा, और जिस वर्ष के अकॉर्डिंग जो है ये दिया गया है, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 132वां। 132वां। तो ये डाटा जो है करेंट के संदर्भ में आपको याद रखना है, इस संदर्भ में ये डाटा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे, वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है? तमिलनाडु राज्य में। कौन राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे वो कोसी नदी पर बांध जो है बाढ़ नियंत्रण को लेकर बनाया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी काफी शानदार क्वेश्चन है। यही सब प्रश्न जो है आपको आता है, तो याद रख लीजिएगा। वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य? किस राज्य में? यानी होता यह है कि तमिलनाडु राज्य में जो लोग होते हैं वह अपने घर के छतों पर जो है एक विशेष प्रकार का बर्तन टाइप का बना देता है, ताकि जो है उसमें वर्षा जल जो है संग्रहित हो सके। और सबसे शुद्ध जल वर्षा जल ना होता है जी, सबसे शुद्ध जल वर्षा जल ही होता है। समझ गए? काफी शानदार क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया है? 1986। राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब चालू हुआ है? 1900। राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब चालू हुआ है? 1986। आगे आ जाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा या से कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संदर्भ में सत्य है? पहला, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, हाँ या ना? जब हम आपको बहुउद्देशीय परियोजना बताना प्रारंभ किए थे तो पहला बात यही बताते हैं कि नदियों के ऊपर बांध बनाकर कई उद्देश्य की पूर्ति की जाती है, जिसमें एक जो है बाढ़ पर नियंत्रण किया जाता है, नहर निकाला जाता है, बाढ़ पर नियंत्रण किया जाता है, नहर निकाला जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो जो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है उसका एक उद्देश्य बाढ़ पर नियंत्रण पाना भी होता है। तो ये सही है या गलत? एकदम सही है।
बहुउद्देशीय परियोजनाएं घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु जल की आपूर्ति करती है। घरेलू और औद्योगिक, हाँ करता है। सिर्फ घरेलू होता तब नहीं हो जाता, समझ गए, औद्योगिक है इसलिए हो गया। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती जा रही है। हाँ, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यही दिया है। हाँ ठीक है। कृष्णा नदी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? अरे देखिए, सुनिए एक बात, नदी जल विवाद सीधा तौर पर आप ये मान करके चलिए, नदी जिन राज्यों से होकर बहती है, जिन राज्यों से होकर बहेगी, उस नदी के जल को लेकर विवाद उन राज्यों के बीच ही होगा। कृष्णा नदी आपको महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र में बहने के बाद कर्नाटक में प्रवेश करती है, तेलंगाना में प्रवेश करती है और आंध्र प्रदेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो कृष्णा नदी के जल को लेकर जो विवाद होगा यही चारों राज्यों के बीच होगा, पांचवा राज्य थोड़े आएगा, नहीं आएगा। तो कृष्णा नदी जल विवाद जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आगे, नदियों और उस पर निर्मित बांधों के संबंध में नीचे दी गई सूची को सुमेलित कीजिए। नदी और बांध, कावेरी नदी, कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध है, ओंकारेश्वर बांध है, ओंकारेश्वर बांध है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। और कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध है, कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध है। तो अब बताइएगा क्या होगा, क्या होगा? 1 4 3 2, 1 4 3 2, हाँ 2 बी नंबर होगा। चलिए, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? सलाल बगलिहार दुलहस्ती, सलाल बगलिहार दुलहस्ती। सब कौन नदी पर है? चेनाब नदी पर। कौन नदी पर है? चेनाब नदी पर, चेनाब नदी पर है। इसको सबद, 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 स से सलाल, ब से बगलिहार, द से दुलहस्ती। और सबद किसकी रचना है? कबीर। बीजक रमेनी सबद, ये सब कबीर की रचना है। वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादिन और जोहर भारत के किस राज्य में प्रचलित है? राजस्थान। किस राज्य में? राजस्थान। किस राज्य में? राजस्थान। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछने की संभावना है। तो वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादिन और जोहर भारत के किस राज्य में प्रचलित है? राजस्थान। किस राज्य में? राजस्थान। याद कर लीजिए इसको भी, वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादिन और जोहर भारत के किस राज्य में किस राज्य में? राजस्थान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल एक जैविक संसाधन है। नहीं, जैविक संसाधन जल नहीं है, बल्कि जल जो है एक प्रकार का अजैविक संसाधन है। कैसा संसाधन? अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन है। देखिए, जैविक संसाधन जो है ना, उस संसाधन को कहा जाता है विशेष तौर पर जो सजीव होता है, जो सजीव होता है ना, उसी को जैविक संसाधन कहा जाता है। जैसे मनुष्य एक सजीव है, मनुष्य जैविक संसाधन है। मछली सजीव है, मछली जो है आपको जैविक संसाधन है। पेड़ पौधा भी सजीव है, उसमें भी जान होता है, वह भी जैविक संसाधन है। लेकिन अगर जल की हम लोग बात करें तो जल जो है अजैविक संसाधन है। जैविक संसाधन नहीं बल्कि अजैविक संसाधन है। पृथ्वी पर मानव तथा अन्य जीवों के उपयोग के लिए अलवणीय जल की मात्रा लगभग 3% है। अलवणीय जल यानी मीठा जल, अलवणीय जल यानी मीठा जल 2.5% है ना जी। तो 2.5% को क्या लगभग 3% में मान सकते हैं? मान सकते हैं। तो अगर आप 2.5% को लगभग 3% मान करके चलते हैं तो इस संदर्भ में ये क्या हो जाएगा? आपको सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का उपयोग
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की अपेक्षा अधिक होता है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सुनिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों नदी तो भारत में न बहती है जी। ये तीनों नदी क्या विदेश में बहती है? नहीं बहती है। गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर और कावेरी 800 किलोमीटर। कावेरी 800 किलोमीटर। आप स्वयं थोड़ा सोचिए। और गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा की अगर बात करें तो गंगा तो भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी न बहती है जी, बांग्लादेश में भी बहती है। और वही अगर ब्रह्मपुत्र की बात कीजिएगा तो तिब्बत हो गया, फिर जो है भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो आप स्वयं थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का उपयोग गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की अपेक्षा अधिक होता है। हाँ होता है, अधिक होता है, सही है, ये भी समझिए, ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? मतलब कौन गलत है? तो गलत है केवल एक, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए। भारत में भौमजल, ग्राउंड वाटर, भौमजल यानी ग्राउंड वाटर, भारत में भौमजल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग्य भौमजल संसाधन सबसे कम है? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौमजल का उपयोग सर्वाधिक होता है? कृषि में। कृषि में किसमें होता है? कृषि में। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। यही सब क्वेश्चन देखिए, जिस पर थोड़ा सा बोल रहे हैं महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में यही सब क्वेश्चन पूछने की संभावना है, समझ गए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौमजल का उपयोग सर्वाधिक होता है? कृषि में। किस क्षेत्र में धरातलीय और भौमजल का उपयोग सर्वाधिक होता है? किस क्षेत्र में धरातलीय और भौमजल का उपयोग सर्वाधिक होता है? कृषि में। धरातलीय जल संसाधन, धरातलीय जल संसाधन यानी नीचे से जो जल निकालते हैं, धरातलीय जल संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धरातलीय जल के मुख्य स्रोत नदियां, झील, तलैया, तालाब इत्यादि है। हाँ, भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह का 1/3 धरातलीय जल का ही उपयोग किया जा सकता है। हाँ, दोनों सही है, आंसर सी। ये क्वेश्चन जो है ना अस्पष्ट है, वो अस्पष्ट है, वो अस्पष्ट है, ठीक है। ऊपर है कथन सही नहीं है, नीचे है सही है, ठीक है। इसको काट लीजिएगा, ये क्वेश्चन काट लीजिएगा आप। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण ठंडी के समय अधिक होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझ गए। नदियों में प्रदूषणों का संकेंद्रण ठंडा गर्मी कभी भी ज्यादा हो सकता है, ये गलत है। भारत के नदी क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रदूषित नदी क्षेत्र दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी क्षेत्र है। हाँ, इसलिए तो जो है यमुना को खुला नाला कहा जाता है, सही है ये। भौमजल प्रदूषण का कारण भारी विषैली धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रेट का संकेंद्रण है। हाँ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करता है। हाँ, आंसर हो जाएगा कौन कौन सही है? 2, 3 और 4, आंसर सी। कौन सा या से अधिनियम जल प्रदूषण से संबंधित है? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 हाँ है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। जल उपकर अधिनियम 1977 है। आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। यहां पर एक बात बताना चाहेंगे हम आपको कि
ये तो आंसर आप याद रख लीजिएगा, लेकिन इस आंसर में से एक बात परीक्षा के लिहाज से याद रखना है। क्या याद रखना है? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया है? तो 1974। 1974। हमको लगता है हाल फिलहाल में बीपीएससी या बिहार एसएससी का या बीपीएससी असिस्टेंट या जो हाईकोर्ट सबका परीक्षा हुआ है, हाल फिलहाल में कोई क्वेश्चन देखे हैं, परीक्षा हुआ है उसके बाद क्वेश्चन देखे थे, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। अब एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है कौन परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है और यह प्रश्न आपके भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो इस बात को आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। तो एक सेकंड में याद कीजिए। तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1974। जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। पुनः चक्र और पुनः उपयोग का मतलब क्या होता है? यानी जो है जल है उसका उपयोग किए, वो गंदा हो गया, उसको फिर से रिफाइन करके फिर से उपयोग करिए, फिर से उपयोग किए, यानी छान करके उसका उपयोग फिर से किए। तो पुनः चक्र और पुनः उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पुनः चक्र और पुनः उपयोग द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। हाँ, कम गुणवत्ता वाले जल का प्रयोग उद्योगों में करने से जल पर होने वाली लागत को कम किया जा सकता है। हाँ, पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है। हाँ, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। जल संभर प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर प्रबंधन प्रोजेक्ट है। हाँ है। नीरू मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में तथा अरवारी पानी संसद राजस्थान में जल प्रबंधन के लिए चलाए गए कार्यक्रम है। हाँ, जल संभर से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भूमि जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। हाँ, यानी जो भूमि जल है, धरातलीय जल है, उसके उपयोग से है, उसके उपयोग से जो है उसका जो उपयोग किया जाता है अच्छे ढंग से, उसी के लिए जल संभर शब्द का प्रयोग किया गया है। आंसर हो जाएगा डी। समझ गए? डी हो जाएगा। यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर सब सही है, लेकिन यहां पर जो है आप अपने परीक्षा के लिहाज से एगो नीरू मीरू कार्यक्रम और एगो अरवारी पानी संसद कार्यक्रम, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध कौन राज्य से है और अरवारी पानी संसद का संबंध किस राज्य से है, ये दोनों बात आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। हम लोग सीधा आते हैं टॉपिक के ऊपर। राष्ट्रीय जल नीति 2012 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नीति में एक राष्ट्रीय जल संरचना कानून बनाने, अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के इष्टतम विकास के लिए व्यापक विधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। हाँ, जल संसाधन संरचनाओं के अभिकल्पन और प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर अनुकूलन कार्य नीतियों को अपनाने तथा स्वीकार्य मानदंडों की समीक्षा पर जोर दिया गया है। हाँ, आंसर हो जाएगा सी। दोनों सही है। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और लेगुन तथा झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेगुन और झीलों से प्राप्त जल संसाधन का उपयोग केरल तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में पीने के लिए किया जाता है। नहीं, देखिए, लेगुन और झील में जो जल होता है वो लवणीय जल होता है और लवणीय जल का उपयोग पीने में नहीं किया जा सकता है। लवणीय जल का उपयोग पीने में नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए ये क्या है? गलत। लेगुन तथा झीलों के जल संसाधन का उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। हाँ, किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप याद कीजिए, जो चिल्का झील है, चिल्का झील ओडिशा में है, लेगुन झील है और उसमें झींगा मछली का उत्पादन होता है। तो उस आधार पे कह सकते हैं ये सही है। कौन सा सही है? केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल वृत्त एक्वीफायर एक संतृप्त भूवैज्ञानिक इकाई है जिनके द्वारा कुओं की क्षमता के अनुसार जल उपलब्ध होता है। हाँ, संस्तर की ऊपरी परत जिसमें सभी छिद्रित स्थान या दरारें पूर्णतया जल से भरी होती है भौमजल स्तर कहलाता है। हाँ,
संतृप्ति क्षेत्र में धरातलीय सतह के नीचे पाए जाने वाला जल भौमजल कहलाता है। हाँ, जल संभर भूमि की एक प्राकृतिक भूजलीय इकाई है जिसमें जल एकत्रित होता है। हाँ, आंसर हो जाएगा डी, सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है, कौन गलत है? नहर परियोजना और अवस्थिति। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, सही है या गलत? सही है, घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है। उकाई नहर परियोजना गुजरात, सही है। ताप्ती नदी पर नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, सही है। जबाई परियोजना तमिलनाडु, नहीं, जबाई परियोजना राजस्थान में जबाई नदी के तट पर है। जबाई परियोजना राजस्थान में जबाई नदी के तट पर है, जबाई नदी के तट पर है। यहाँ पर एक बात हम आप लोग से जानना चाहेंगे, खड़ा हो जाइए। जबाई किसकी सहायक नदी? मारेंगे मुंह फोड़ देना, तो सुकड़ी लूनी में अंतर है ना जी, बैठ जाइए। जबाई किसकी सहायक नदी? लूनी। किसकी सहायक नदी है? लूनी। यहां पर थोड़ा सा ये भी थोड़ा क्वेश्चन है, वो अस्पष्ट है, लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ दीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब, तालाब जोड़िए यहां पर। प्रमुख साधन तालाब छूट गया है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। हाँ, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है। हाँ, मौसमी है, समझिएगा। अधिकांश नदियां क्या है? मौसमी है। और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां मौसमी है, मतलब इन नदियों में वर्षा ऋतु में जल होता है, लेकिन अन्य ऋतुओं में जल नहीं होता है। तो नदियों से सिंचाई बहुत कम होता है, क्योंकि नदियों में जल ही नहीं होता है, लेकिन तालाबों में जल होता है। और यही कारण है कि जो है आपको दक्षिण भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब को माना जाता है। अर्थात हम क्या कह सकते, दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही है। आंसर ए होगा। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है पंजाब। कौन है? पंजाब। अब कहिएगा कैसे? तो पंजाब की शस्य गहनता सबसे अधिक है। एक वर्ष में सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन पंजाब में होता है। जब सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन 4 से 5 फसल का उत्पादन पंजाब में एक वर्ष में होता है, तो आप स्वयं इस बात को सोचिए, जब पंजाब में फसल का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बार हो रहा है, 4 से 5 बार हो रहा है, तो कोई भी फसल आप लगाते हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता या सिंचाई की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? निश्चित तौर पर होती है। तो पंजाब की शस्य गहनता अधिक होने के कारण ही पंजाब में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार देखने को मिलता है। आंसर पंजाब होगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी समझ गए, पूछने की संभावना है, समझ गए। तो याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन है? पंजाब। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन है? पंजाब। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन है? पंजाब। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है। पीडब्ल्यूपी सिंचाई, पीडब्ल्यूपी सिंचाई, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई किसको इंगित करता है? पीडब्ल्यूपी सिंचाई। भारत के किस राज्य में, और ध्यान दीजिएगा, अभी जो 2-3 क्वेश्चन लगातार आएगा, इसमें से एगो क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ है। 2-3 क्वेश्चन अभी 41, 42, 43, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? उत्तर प्रदेश। कहां? उत्तर प्रदेश। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हमको लगता है यही पूछा गया है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होता है? आए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होता है? किसमें? उत्तर प्रदेश।
निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। अरे वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा भाषा परिवर्तित किया, लैंग्वेज परिवर्तित किया है और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सेम क्वेश्चन है, समझ गए? भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला है। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में माला नहन किया गया था। दिनसा-जे दस्तूर। डेली टेस्ट में ये क्वेश्चन दिए हुए थे, लेकिन विश्वेश्वरैया बता दिए थे। विश्वेश्वरैया गलत है, विश्वेश्वरैया गलत है। बाद में जो जो लड़का आकर के पूछा था उसको सही बता दिए थे, जो नहीं पूछा था उसको नहीं बताए। डेली टेस्ट में भी दिए हुए थे, वहां पर आंसर गलत बता दिए थे। ये आंसर सही है, दिनसा-जे दस्तूर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भी किसी परीक्षा का, ठीक है, किसी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन को पूछने की संभावना है। जो प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछने की संभावना होती है, तो याद रख लीजिएगा। भारत में माला नहर तंत्र किसने किया था? भारत में माला नहर तंत्र प्रस्तावित किसने किया था? आए? माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किसने किया था? आगे, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्र सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किस? सर आर्थर कॉटन। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन, याद रखिए। का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, यानी भारत में किस परियोजना के अंतर्गत होता है? लघु सिंचाई। 63% के आसपास, 63% के लघु सिंचाई। क्या हो जाएगा? लघु। क्या हो जाएगा? लघु। लघु परियोजना से। आंसर क्या दिया है? बी दिया है, काट लीजिए, एक आध गो आंसर गलती रह गया है, ठीक है। तो भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है कौन परियोजना से? योजना से। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा किससे होता है? किससे होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक किससे होता है? लघु परियोजना। फरक्का की नहर की जल फरक्का नहर ना, फरक्का नहर, फरक्का नहर, फरक्का नहर क्या बोल रहे हैं? रामगंगा नदी यहीं पे है। रामनंदन। फरक्का की नहर की जल वहन क्षमता 40,000 क्यूसेक। 40,000। मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल राज्य में। कौन राज्य में? ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, आगे पूछा जा सकता है। इसको मंगलम सिंचाई परियोजना कौन राज्य में? मंगलम सिंचाई परियोजना कौन राज्य? कौन राज्य? मंगलम सिंचाई परियोजना आए हुए जाइए। सारण सिंचाई नहर निकलती है आए गंडक से। सारण सिंचाई नहर निकलती, सारण सिंचाई नहर को जल की प्राप्ति होती है गंडक से। इसी क्वेश्चन को इसे भी पूछा जाता है। सारण सिंचाई नहर को जल की गंडक नदी किससे होती है? गंडक नदी। तो याद रख लीजिएगा, सारण सिंचाई नहर निकलती है किससे? गंडक। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके पंजाब में, पंजाब में स्थित हरिके बैराज। हरिके बैराज, हाँ, हरिके बैराज इंदिरा गांधी जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? आए
ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज। समझ में आना कॉन्सेप्ट में क्लियर। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? सतलज। ऐसे तो निकलती है सतलज और ब्यास के संगम से।